2016 के अंदर में जिस इंडस्ट्री का फंड साइज केवल 12 ट्रिलियन का था, अब वो 2026 के अंदर में बढ़ के हो चुका है 73 ट्रिलियन का, यानी कि लगभग 6 गुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है पिछले 10 साल के अंदर में। मैं बात कर रहा हूं इंडियन म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में। मई 2014 के अंदर में केवल 10 ट्रिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। अगस्त 2017 के अंदर में ये बढ़ के लगभग 20 ट्रिलियन का हो गया। नवंबर 2020 के अंदर ये बढ़ के हो गया 30 ट्रिलियन का एंड 31 मार्च 2026 को ये बढ़ के लगभग 73 ट्रिलियन को टच कर चुका है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, फरवरी 2026 के अंदर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 82 ट्रिलियन को टच कर गया था, लेकिन उसके बाद रिडेम्पशन बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि मार्च महीने के अंदर लगभग 11% हमारा मार्केट नीचे गिर गया था। लोगों ने खूब पैसा निकाला है। वहीं पे मई 2021 के अंदर में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल फोलियो था वो लगभग 10 करोड़ के आसपास था। अभी के टाइम में ये बढ़ के लगभग 27 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अब देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आई, बहुत बड़े क्रैश आए, फियर क्रिएट हुआ, उसके बावजूद भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार 61 महीने इनफ्लो देखने को मिला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 61 महीने लगातार। पिछले महीने के अंदर यानी कि मार्च 2026 के अंदर में लगभग 40,000 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में, जो कि आज तक का सबसे बड़ा इनफ्लो है किसी भी एक महीने का। इस पूरे स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है कि पैसा मार्केट में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आने वाले 10 साल के अंदर में ये पैसा कहां पे होना चाहिए। अगर आज मेरे को दोबारा जीरो से पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो और मेरे को आने वाले 10 साल के लिए टॉप 4 म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज करनी हो, तो आखिर में मैं कौन सी कैटेगरी चूज करने वाला हूं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम उन टॉप 4 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे कि आखिर में वो कैटेगरीज है कौन सी, आखिर में मैं क्यों चूज करने वाला हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर में कैसा परफॉर्मेंस दिया है एंड आने वाले 10 साल के अंदर में क्या इनका रोल हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या रोल हो सकता है। हम इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आने वाले 10 साल तक आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहली कैटेगरी हमारी होने वाली है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। अगर पोर्टफोलियो का फाउंडेशन मेरे को किसी कैटेगरी के हाथ में देना हो तो पहला नाम आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। इसका सिंपल रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी। मैं क्यों फ्लेक्सी कैप को चूज करने वाला हूं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, इसके कुछ मेजर रीजन है। पहले का नाम है कोर होल्डिंग। पहली बात तो ये मेरे कोर पोर्टफोलियो का मेंबर होने वाला है, इसमें मेरा मैक्सिमम पैसा होगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, क्योंकि एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलता है। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी नहीं है जहां पे फंड मैनेजर जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। तो मेरे को फ्रीडम पसंद है, और जहां पे फ्रीडम होता है वहीं पे वेल्थ क्रिएट होता है। दूसरा रीजन है मल्टीपल मार्केट कैप्स। अब देखिए यहां पे आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनी में डालना पड़ता है, तो आपको अलग से लार्ज कैप चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से मिड कैप चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने एक सही फ्लेक्सी कैप को चूज किया है जो आपके पैसे को तीनों कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हो। तीसरा रीजन है बेटर फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। देखिए अगर आपको लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करना है तो कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और फ्लेक्सी कैप्स ने ये करके दिखाया है पिछले 10 साल के अंदर में। आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल के अंदर में सबसे बेहतर रिटर्न लाके दिया है। सबसे पहला नाम आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप का, जिसने 20% का CAGR दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। पराग पारिक ने लगभग 18% का दिया है, GM फ्लेक्सी कैप ने भी 18% का दिया है, HDFC फ्लेक्सी कैप ने भी 18% का दिया है, एंड एडेलविस फ्लेक्सी कैप ने लगभग 17% का CAGR लाके दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में। इसका मतलब जो ये कैटेगरी है ये आने वाले 10 साल के लिए स्टेबिलिटी और रिटर्न का बहुत परफेक्ट एग्जांपल होने वाली है। ये पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगी एंड आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लाके भी दे सकती है। दूसरी कैटेगरी हमारी होने वाली है मिड कैप म्यूचुअल फंड की। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का स्वीट स्पॉट अगर आपको किसी कैटेगरी को बोलना है तो वो होगा मिड कैप म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसके अंदर लार्ज कैप के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है एंड स्मॉल कैप के मुकाबले आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब यहाँ पे ग्रोथ और क्वालिटी दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। मैं क्यों मिड कैप म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में चूज करूंगा आने वाले 10 साल के लिए, इसके पीछे के कुछ मेजर रीजंस जान लेते हैं। तो पहला रीजन है बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस। अब देखिए मिड कैप कैटेगरी इकलौती ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर ओवर वैल्यूएशन का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, जिसके वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, गिरावट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपके अंदर रिस्क झेलने की क्षमता है तो ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देके भी जाती है, बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाती है लंबे टाइम के अंदर में। दूसरा रीजन है इमर्जिंग लीडर्स। अब देखिए मिड कैप इकलौती ऐसी कैटेगरी है जो लीडर बनने की क्षमता रखती है। स्मॉल कैप में कोई भरोसा नहीं होता है कि स्मॉल कैप लीडर बनेंगे कि नहीं बनेंगी, लेकिन मिड कैप क्या होता है ना कि अपने ग्रोइंग फेज में होती है। अब जब ग्रोइंग फेज में होती हैं तो लीडर बनने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये लंबे टाइम में चल के लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है, इनके अंदर ये भी पोटेंशियल होता है। तो मिड कैप के अंदर आप केवल इसलिए नहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मिड कैप अभी के टाइम में ग्रो कर रहा है, आप इसलिए भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लंबे टाइम में चल के लार्ज कैप कंपनीज बनेंगी, जिससे आपका बहुत ज्यादा फायदा हो पाएगा। आपके स्क्रीन के सामने पिछले 10 साल के बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड दिख रहे होंगे जिन्होंने पिछले 10 साल के अंदर में 20% से ज्यादा CAGR दिया है।
है। पहला नाम आता है महिंद्रा मनुलाइफ का, जिसने लगभग 23% का CAGR दिया है। इन्वेस्को इंडिया ने 21% का दिया है। एडेलविस मिड कैप ने 21% का दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप ने लगभग 21% का दिया है। एंड कोटक मिड कैप ने भी लगभग 21% का CAGR लाके दिया है मिड कैप के अंदर। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी आपको मिड कैप की लिस्ट दिखाई है, ये पिछले 10 साल की है। 10 साल के अंदर में इन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने टॉप किया है। तो आने वाले 10 साल के अंदर में ये कोई गारंटी नहीं है कि म्यूचुअल फंड टॉप ही करने वाले हैं। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे म्यूचुअल फंड टॉप ना कर पाए, सबसे नीचे टॉप करें, मतलब कि सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाले म्यूचुअल फंड बन जाए। तो मिड कैप में इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क और गोल को जरूर चेक कर लीजिएगा। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, स्पेशली रिटर्न देके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है मिड कैप के अंदर, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है, आप झेल नहीं पाएंगे। तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। सबसे ज्यादा वोलेटाइल और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल कैटेगरी है स्मॉल कैप। ये बिगिनर्स के लिए नहीं बनी होती है। तो अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप से कोसों दूर रहिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर में अगर आप अपने वेल्थ को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ देख सकते हैं। ध्यान रखना है, इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा नीचे गिर जाएंगे कि आपकी हालत खराब हो सकती है। लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर मैसिव अपसाइड देखने को मिलता है, मतलब ये बहुत तेजी के साथ ऊपर जाती है नीचे गिरने के बाद, तो ये आपको फायदा मिल पाता है। मैं क्यों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा आने वाले 10 साल के लिए, इसका मैं आपको रीजन दे देता हूं। तो पहला रीजन है हाई ग्रोथ। अब देखिए, अगर मैं पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे ग्रोथ की भी जरूरत पड़ेगी। केवल स्टेबिलिटी से काम नहीं चलने वाला है, केवल प्रोटेक्शन से काम नहीं चलेगा। मेरे को पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो कराना है मार्केट के अंदर में। अब इसके लिए मेरे को स्मॉल कैप फंड्स को चूज करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हायर अल्फा जनरेट करके देते हैं, मतलब इनका अल्फा जो होता है बहुत ज्यादा होता है। अल्फा का सिंपल मतलब होता है क्या फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। अगर बीट कर पा रहा है तो अल्फा बहुत ज्यादा होगा, अगर बीट नहीं कर पा रहा है तो अल्फा माइनस में होगा। और जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये अपने बेंचमार्क को बहुत मार्जिन से बीट कर देते हैं लंबे टाइम में कभी कभी। तो ध्यान देके चलना है, अगर आपको ज्यादा अल्फा जनरेट करना है तो स्मॉल कैप को जरूर पोर्टफोलियो में रखिएगा। तीसरा रीजन है, स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म के लिए ही बने होते हैं। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं 7 साल से 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो स्मॉल कैप को जरूर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि अभी ये छोटी कंपनीज होती हैं, इनका पूरा का पूरा ग्रोथ फेज बाकी होता है। तो अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये कंपनी जब ग्रो करना स्टार्ट करती है लंबे टाइम के अंदर में, तो ध्यान रखना है ये पूरे मार्केट के मुकाबले सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती हैं। आपके स्क्रीन के सामने पिछले 10 साल के टॉप 5 स्मॉल कैप दिख रहे होंगे। सबसे पहला नाम आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का, जिसने लगभग 23% का CAGR दिया है। HDFC स्मॉल कैप ने 20% का दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप ने 20% का दिया है। SBI स्मॉल कैप ने लगभग 19% का CAGR दिया है। एंड क्वांट स्मॉल कैप ने लगभग 19.5% का CAGR दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। एंड जो आखिरी कैटेगरी है, इसका नाम है गोल्ड म्यूचुअल फंड। देखिए, मैं यहाँ पे मल्टी एसेट को भी चूज कर सकता था। मल्टी एसेट के अंदर आपके पैसे को गोल्ड के अंदर, इक्विटी के अंदर, सिल्वर के अंदर, डेट के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, इन सभी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। मैं मल्टी एसेट को भी यहाँ पे चूज कर सकता था, लेकिन मैंने गोल्ड को क्यों चूज किया है? गोल्ड को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि गोल्ड मेरे को हर साल हाईएस्ट रिटर्न ला के नहीं देगा, लेकिन मेरे को ये हर साल रिटर्न देगा। ध्यान रखना है, ये मेरे को हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं देने वाला है, लेकिन मेरे को हर साल रिटर्न देगा। इक्विटी मार्केट अगर क्रैश भी हो जाएगा तभी भी गोल्ड म्यूचुअल फंड मेरे को रिटर्न देता रहेगा, इसीलिए मैंने गोल्ड म्यूचुअल फंड को चूज किया है। आप मल्टी एसेट में भी जा सकते हैं अगर आप इक्विटी में कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इसीलिए मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड को लेकर चल रहा हूं। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप के अंदर या फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मल्टी एसेट को जरूर चूज कर लीजिएगा पोर्टफोलियो के अंदर। मैं क्यों चूज कर रहा हूं गोल्ड फंड को, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन है, मार्केट अनसर्टेनिटी से बहुत ज्यादा हेज करने वाला है। अगर मार्केट में कुछ भी होता है, जैसे अभी वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, या फ्यूचर के अंदर में कोई मार्केट अनसर्टेनिटी आती है, उस टाइम पे मेरे को गोल्ड से रिटर्न मिलता रहेगा। ये इन्फ्लेशन को भी हेज करता है, जो कि मेरे को एक और बेनिफिट लाके दे सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये मेरे को क्राइसिस डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है। मतलब अगर इक्विटी मार्केट क्रैश होता है किसी साल के अंदर में, आने वाले 10 साल के अंदर में, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड से मेरे को सेफ्टी मिल जाएगी। ये पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखेगा। अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कैटेगरीज का एलोकेशन कितना होगा मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगर बात करूं मैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, तो इसका एलोकेशन मेरा 40% का होने वाला है। मतलब ये मेरे पोर्टफोलियो का कोर मेंबर होगा, इसीलिए 40% एलोकेशन मेरा फ्लेक्सी कैप में होगा, 20% एलोकेशन मेरा मिड कैप में होगा, एंड 20% एलोकेशन मेरा स्मॉल कैप में होने वाला है। मैं मिड कैप के अंदर 20% का एलोकेशन इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि फ्लेक्सी कैप के अंदर भी जो फंड मैनेजर है मेरे पैसे को मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा, इसलिए मैं मिड कैप स्मॉल कैप में केवल 20% का एलोकेशन लेके चल रहा हूं। एंड जो बचा हुआ 20% है उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर। ये जो आखिरी 20% है जो मैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूं, ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टेबलाइजर का काम करेगा, मेरे पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बैलेंस करके रखेगा। तो ये कुछ एलोकेशन होने वाला है। अगर मैं अभी से जीरो से पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूं आने वाले 10 साल के लिए, तो म्यूचुअल फंड्स को जरूर मैं पोर्टफोलियो में लेकर रखूंगा। ध्यान
रखना है इनमें जो म्यूचुअल फंड्स के मैंने आपको नाम बताया, जो मैंने आपको नाम दिखाया है, ये केवल पास्ट परफॉर्मर हैं। आगे चल के कुछ भी हो सकता है, आगे चल के म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। तो आंख बंद करके पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल और रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। ध्यान रखना है एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है लमसम के मुकाबले। अगर आप एसआईपी करते हैं और लंबे टाइम तक करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए आने वाले 10 साल के अंदर में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप बीच में पैसे को निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे या इधर उधर कूद फाद करेंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे आने वाले 10 साल के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी नॉलेजेबल लगा आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग केवल वीडियो को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट में टाइप करके ये बताइए कि आपने किस कैटेगरी के अंदर ज्यादा एलोकेशन लेके रखा हुआ है अभी के टाइम में, ये बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।